बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि जब इजराइल की हमास के साथ जंग छिड़ी थी तो नेतन्याहू ने कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज मदद करने के लिए आए, इस जंग में बराह रास्त कूदें, क्योंकि उसको अंदाजा था कि आएंगे, शामिल होंगे। उसने कहा था कि ये सिर्फ इजराइल है जिसने बचा कर रखा हुआ है, हम पीछे से हट जाएंगे तो अगर हम हार गए ये जंग तो अगला नंबर आपका है। तो आप ये बात याद रखिएगा, नेतन्याहू ने जो कहा था वो असल में यूरोप को धमकी थी। एग्जैक्टली अब ये होने जा रहा है। आप भूल जाएं इस वक्त जो ये जंग है कुछ वक्त के लिए जो इसराइल की जारी है। इन्होंने प्लान किया है कि अब चूंकि इसराइल बुरी तरह ये जंग हार रहा है, रोज इनके लोग मारे जा रहे हैं। गुलानी ब्रिगेड के कमांडर ने कहा है कि जैसे ही जंग खत्म होंगी हम इतना रोएंगे कि हमारे सारी की सारी ब्रिगेड खत्म हो गई है। सारे टॉप लेवल के कमांडर्स मारे गए हैं, हमारे कमांडोज जिनको हमने ट्रेन किया था। उसने कहा इतना हमारा नुकसान हो गया जिसकी इंतहा नहीं। अब ये करने क्या जा रहे हैं? अब ये यूरोप के अंदर जंग छेड़ने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का महाज बदले। हर तरफ इसराइल कोशिश कर रहा है कि जंग छेड़े। एक तरफ आप देखें कि नॉर्थ कोरिया की जंग छेड़ने की पूरी तरह तैयारी है। उधर नॉर्थ कोरिया ने अपनी पूरी आर्मी को कह दिया है कि आप जंग के लिए तैयार हैं और मिसाइल जाकर सीधा अमेरिका लगना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि यमन के महाज में जंग छेड़ने जा रहे हैं जिसमें ये ईरान को ड्रैग करने जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक महाज खुलने जा रहा है कि डच आर्मी चीफ ने कहा है अपनी कौम को और अपनी फौज को, उन्होंने कहा है कि जंग की तैयारी करें और हम लोग रशिया के साथ बदतरीन जंग हमारी शुरू होने वाली है। वो 1500 किलोमीटर जरूर दूर है हमसे, लेकिन हम बहुत बड़ी जंग उसके साथ करने वाले हैं। तो तमाम के तमाम फौज और तमाम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लें कि हमारे पास जो यूरोपियन इंटेलिजेंस आई है उसके मुताबिक रशिया ने हम पर हमला करना है और ये हमला बड़ा खतरनाक होने वाला है और हमें अब इस जंग को खत्म करना है और हमें डायरेक्टली अब लड़ाई करनी है जाकर रशिया के साथ। और जब हम जंग करेंगे तो सारी नेटो की जो फौज है वो हमारे साथ इस जंग में कूद पड़ेंगी। यानी अब 40-50 ममालिक मिलकर बराह रास्त जंग करने जा रहे हैं। और ये आपको अंदाजा नहीं है, ये उसी चीज का पैटर्न है जो पैटर्न यहां से शुरू हुआ था। आप अंदाजा कीजिए कि जर्मनी का जो चांसलर है वो बहुत नफरत करता है मुसलमानों से और बाकी ममालिक से, रशिया से। वो बिल्कुल इजराइल का पिट्ठू है, अमेरिका का पिट्ठू है, उसको बड़ा शौक है जंग में कूदने का। उसे कहा था असल में अब ये होने क्या जा रहा है, जिन्होंने दुनिया के अंदर जंगों का, तबाही का, बर्बादी का प्लान बनाया था ना, ये अब असल में सारा काम वो करने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? यूक्रेन में ये जंग हार चुके हैं। यूक्रेन की जंग अब बिल्कुल आखिरी दमों पर आ गई है और रूस ने उसकी विक्ट्री डिक्लेयर करने के वो बिल्कुल करीब आ चुका है। आप सोचे उसके बाद इन्होंने प्लान क्या किया है कि अमेरिका और बाकी ताकतें, प्लान इनका ये था कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे और नेटो में शामिल करने के बाद जब रूस इस पर हमला करेगा तो सारों को कह देंगे कि आप जंग में कूद पड़े, सारी नेटो की अफवाज जंग में कूद पड़ेंगी। ये इनका प्लान था। अब चूंकि उस वक्त पुतिन खड़ा हो गया, उसने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। उसने कहा आप इसको शामिल करें, मैं उधर से बटन दबाता हूं, मैं देखता हूं कौन सा यूरोप का मुल्क बचता है। तो उस डर में उन्होंने इसको शामिल नहीं किया। अब वो काम क्या कर रहे हैं? अब ऐसा डायरेक्टली प्लान वही है जो कि यूक्रेन से करना था, अब वो यहां से करने जा रहे हैं। देखिए इसराइल की ताकत का आप अंदाजा देखिए कि एक जंग अभी चल रही होती है तो साथ ही दूसरी जंगें शुरू हो जाती है। आपने गौर किया है पिछले काफी सालों से दुनिया सिर्फ हालत जंग में है। कभी किसी जगह जंग लगी है, उधर हर जगह जंग। अभी तो इंडिया पाकिस्तान की जंग छेड़नी है, अभी तो ताइवान वाली साइड पर छेड़नी है, यमन वाली साइड पर आग लगने वाली है, ईरान को इन्होंने ड्रैग करना है, अभी तो हिजबुल्लाह को लेकर आना है। अब इस सारी सूरत हाल में दुनिया का आखिरी बंदा होगा पुतिन जो इस जंग को करना चाहेगा। इसके अलावा कोई बंदा नहीं होगा, वो जंग करना ही नहीं चाहता, वो बेवकूफ है। आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में अब अगर उधर मैक्रन कह रहा है कि जी हम पुतिन को बुला रहे हैं, हमारी बातचीत होगी, करते करते बाकी ममालिक उससे डील करेंगे, उसने गैस देनी है, पाबंदियां हटेंगी। जब रूस से पाबंदियां हटेंगी तो बताइए उसको कितना फायदा होगा। उसकी गैस जाएगी, उसका तेल जाएगा, उसका सब कुछ जाएगा और उसके नॉर्मल हालात होंगे। दुनिया में उसके जो असासे यूरोप के अंदर जब्त किए गए हैं वो बहाल हो जाएंगे। तो यूरोप की इकोनॉमी को छोड़े, रूस की अपनी इकोनॉमी आसमान पर चली जाएगी अगर जंग खत्म होती है। उसने तो कहा था कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मैक्रन ने ऐसे थोड़ी कहा था। अब आप ये देखिए कि कौन नहीं चाहता कि रूस आगे बढ़े और ये मामला हो और उसका ध्यान हमारी तरफ ना आए। इजराइल, अमेरिका, अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने एक बड़े मुल्क को आगे कर दिया है जिसका नाम है जर्मनी। और जर्मनी ने कहा कि तुम ठीक है जी, जंग करो, लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ है। अब उसको ये धकेलने जा रहे हैं रूस के साथ जंग में ताकि नेटो से लोगों का ध्यान हटे और इसराइल से भी लोगों का ध्यान हटे।
अब आप ये देखिए, ये असल में वो सजा देने जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को जिन्होंने इनकार किया है अमेरिका को कि हमने यमन पर हमला नहीं करना। देखिए 45 दिन गुजर गए हैं, यमन ने इनके जहाज तबाह करना शुरू किया। 45 दिन, 1.5 महीना, और 1.5 महीने के बाद इजराइल का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि तुम यमन पर हमला करो, क्योंकि यमन पर हमला करोगे तो ईरान को लेकर आओगे, ड्रैग करोगे, तो ईरान को अगर ड्रैग करोगे तो वो चाह रहा है कि यूरोप सारा लड़ाई करे, मैं पीछे हट जाऊं। आपने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इसराइल की फोर्सेस डायरेक्टली लड़ाई कर रही हैं जाकर, डायरेक्टली। और हाल देख ले उनका क्या हो गया है कि 85 दिन और मार उनको इतनी पड़ रही है। गुलानी ब्रिगेड उनकी सारी खत्म हो गई है, वो ब्रिगेड जिसके ऊपर इसराइल को वो कहते थे कि असल में तो इस यूनिट ने बचाया हुआ इसराइल को, और उनके सारे कमांडर्स मारे गए हैं, वो झूठ बोलते थे। अब आप देख लें कि उन्होंने प्लान तरतीब क्या दिया हुआ है। प्लान ये तरतीब दिया हुआ है कि इधर अमेरिका नहीं आ पा रहा तो हम यूरोप को आग लगाएंगे। देखिए होता क्या है कि बाकी ममालिक ने अगर आगे बढ़ने का साथ नहीं दिया, जैसे जर्मनी ने कहा था कि हम तो अमेरिका के साथ है, बरतानिया ने भी कहा हम अमेरिका के साथ है, और ग्रीस ने भी कहा हम अमेरिका के साथ है, तो इन किसी एक मुल्क को, अब चूंकि ये नेटो के रुकन है, किसी एक मुल्क को जंग में अगर धकेल देंगे वो लोग रशिया के साथ, तो फिर आप देख ले बाकी सारे मुल्कों को आना पड़ेगा। अब आप बताइए कि मैकरन जो फ्रांस का सदर है वो पुतिन को बुला रहा है, तो क्या बर्दाश्त होगा इन सब से? ये बर्दाश्त करेंगे कि उसको बुलाए? इसका मतलब है एक मुल्क बुलाएगा तो इसके बाद बाकी ममालिक भी बुलाना शुरू हो जाएंगे। स्पेन बुलाएगा, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, करते करते पुर्तगाल, और सारे ममालिक कहेंगे भाई ठीक है जी, हम इनसे बातचीत करें, सुलह सफाई कर रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा तो अमेरिका की उजारादारी तो खत्म हो जाएगी। तो बताइए जब ये होगा तो किसने अमेरिका का साथ देने के लिए यमन की जंग में आना? जो पहले ही जंग खत्म करना चाह रहे हैं वो क्यों नई जंग में कूदेंगे? और जब वो न्यू जंग में नहीं कूदेंगे तो अमेरिका कैसे यमन का, ईरान का मुकाबला करेगा? और जब वो नहीं करेगा तो सारी लड़ाई तो इजराइल हारेगा। तो इजराइल ने प्लान किया है कि अच्छा ठीक है तुम नहीं आ रहे, मैं तुम्हें फंसाता हूं। अब सारे यूरोपियन ममालिक तो ऐसा नहीं ना है कि वो इजराइल का साथ देने से इनकार करेंगे, बहुत सारे तो उनके कब्जे में है। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि चलो अब हम लड़ाई करवाते हैं। और ड्रामा क्या है, एक और ड्रामा इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब ऐड किया है कि जी जब जो बाइडेन इलेक्शन हार रहा होगा तो फिर रूस तो पक्का ही हमला कर देगा, क्योंकि जो बाइडेन की वजह से सारा मामला है जो रुका हुआ है। आप अंदाजा कीजिए ये मक्कार तरीन टोला है, यही टोला बैठ के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कंट्रोल करता है, उनकी स्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है। उनके मुल्क में कोई वजीर आजम या सदर खड़ा हो जाता है अमेरिका है किसी के खिलाफ तो उसके तख्ते उलट देते हैं, फिर इन मुल्कों में अदालतों को भी वो कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर ये करे। अब आप जरा अंदाजा करें कनेक्शन के जोड़े। यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई है, वो जी असल में कह रहे हैं कि जी यूरोप ने जंग लड़नी है रूस के साथ, जब बाइडेन हारेगा तो जी वो असल में हमला हो जाएगा। अंदाजा करें जरा, ये वही फ्रॉडिये और ये सारा कुछ था। 12 दिन में हम जंग जीतने जा रहे हैं। हालत ये है कि 12 दिन इन्होंने रूस का मामला सारी दुनिया के सामने रखा कि जी रूस असल में उसकी बर्थडे थी पुतिन की, तो उन्होंने सरप्राइज देने के लिए हमास ने कहा ऑफिशियली बात नहीं करेंगे, साफियों के जरिए खबरें ब्रेक करवाएंगे, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का काम होता है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये सारी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, लिहाजा हमें हमला करना है। अब आप सोचे कि आप सारे मिलकर यूक्रेन को नहीं बचा सके, यानी ये आप सिंपल सी मिसाल समझिए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ नफरत थी, उसके अपने लोग उसके खिलाफ थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाया, 4 सदर थे, जंगें की, और आज तुम हार गए हो। और उसके बावजूद वहां पर कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन करो कि अमेरिका हारा कैसे है, तालिबान को हटाया, फिर तालिबान को सरेंडर करके आ गए। तो उस सारी सूरत हाल से बचाने के लिए क्या हुआ था, एक जंग छेड़ी गई थी ना यूक्रेन की, और यूक्रेन की एक जगह से तवज्जो हटाने के लिए दूसरी जगह चले गए। यूक्रेन की जंग जब हार रहे हैं तो कौन सी जंग आ गई मैदान के अंदर, इजराइल की जंग हार रहे तो कौन सी में जंग छेड़ने की तैयारी है, यमन की। अब यमन वाला महाज भी इनके गले पड़ गया तो साथ कौन सी जंग छेड़ने की तैयारी है, नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया को ये उकसा रहे हैं साउथ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर और उनके शहरों के अंदर जाकर अमेरिका न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेकर आया है, उधर टोक्यो वाली जापान वाली साइड पर लेकर। और भाई तुम्हारा काम क्या है, पूरी दुनिया आप जंग में देखते जाए, उधर वो मामला है, उधर यूक्रेन की जंग, इजराइल की जंग इनके गले पड़ेगी तो चलो एक और जंग नहीं छेड़ देते हैं, और इस दफा यूरोप पूरे को जंग में लेकर जाएंगे। और यूरोप में इतने मुजाहरे हुए हैं इस दफा इसराइल के खिलाफ कि यूरोपियन कंट्रीज ने ये जो इनकार किया है, ये अमेरिका ने क्या कहा था कि मैं यमन के खिलाफ 40 ममालिक की फौज उतारूंगा, 40 में से 20 ने तो सीधा ही कह दिया कि भाई हमारा नाम भी ना लेना, हमने नहीं आना। अच्छा, उसके बाद रह गए 20 में से भी 8 ने कह दिया भाई हम आपके साथ जंग में शिरकत नहीं करेंगे। अब वो 12 में से 4 सिर्फ आ गए हैं, वहां से भी 8 चले गए हैं।
तो आप बताइए कि इस सारे मामले के अंदर वो क्यों नहीं कह रहे। उन्होंने, आपको पता है कि आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे मुल्कों में इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे मुल्कों में इसराइल के लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लोग इस जंग के खिलाफ है, इसराइल ने 22-24 हजार बंदा वहां पर मार दिया है, खुद वो जंग जीत नहीं रहे, लिहाजा इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की सपोर्ट में पूरा वर्ल्ड निकला हुआ है सड़कों पर। अमेरिका में भी यही हाल है। तो उन्होंने कहा जी हम तो ये काम नहीं कर सकते, अपनी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकते, हमने अपने वोट बैंक खराब नहीं करने, तो हम आपके साथ इस जंग में शिरकत नहीं इख्तियार करेंगे। वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर ऐसे तो नहीं ना होता। उन्होंने कह दिया ठीक है जी हम आपके साथ इस जंग में नहीं आएंगे। तो ये जंग हमने मुकम्मल तौर पर अलग रखनी है। अब सोचिए जरा कि ये मामला इस वक्त सामने आ चुका है। अब इजराइल की पोजीशन जरा देखिए। एक तरफ जो मामला सामने आया है वो ये है कि यूरोप शामिल नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अच्छा यूरोप के अंदर फिर ये हालत है कि इसराइल के खिलाफ नफरत है, तुम आए नहीं हो, चलो हम ये काम करते हैं। जर्मनी अगर जंग में आएगा तो जाहिर सी बात है नेटो का रुकन है, वो सारे ममालिक इस जंग में कूदेंगे, तो चाहते हुए भी आपको कूदना पड़ेगा, या तो फिर आप कहते हैं जी नेटो हम तोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए जरा जिन्होंने दुनिया के अंदर जंगों का नक्शा डिजाइन किया है, आप जरा उनके प्लान्स देखते जाइए, एक के बाद एक जंग, एक के बाद एक जंग। दुनिया अभी तक हालत जंग में है। आप देख लें जब से 2001 का मामला है तब से लेकर आज तक जंगे ही जंगे चलती जा रही हैं, और अभी तो 2 बड़े महाज तैयार बैठे हुए हैं, वो भी इन्होंने खोलने और वो भी वक्त के मुताबिक करेंगे। वो महाज कौन सा है? वो महाज असल में है इंडिया और पाकिस्तान का, वो तो तैयार बैठा हुआ है, वो जब चाहेंगे वो महाज खोल देंगे। और उसके अलावा एक साउथ चाइना सी का है, वो इन्होंने चाइना के साथ महाज करना है। तो आप जरा एक बात समझिए कि दुनिया के अंदर वो कौन सी ऐसी बड़ी ताकतें हैं कि जो चाहती हैं कि जंगें होती रहें, हथियार बिकते रहें, मिसाइल बिकते रहें, ड्रोन्स उड़ते रहें, जो न्यूक्लियर काम है वो होता रहे, धंधा चलता रहे, किसकी फैक्ट्रियां माल बना रही हैं, शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं, सारा अगर आप गौर करेंगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। और दुनिया के अंदर बाकी जो लोग जंगों में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, उन ममालिक को ये डॉलर देते हैं और उनके मुल्क के अंदर हुक्मरान जो है वो जंगें छेड़ देते हैं, बिला वजह छेड़ देते हैं। उनको कहते हैं जी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनके साथ कहते हैं ठीक है पैसे लो, जंग छेड़ दो, किराए की तुम बन जाओ हमारे लिए एक सर्विस। आप अंदाजा कर ले कि दुनिया के अंदर इस वक्त ये सारा मामला हो रहा है। इसराइल का इशू क्या है? इसराइल का इशू इस वक्त ये है कि उसके पास अपनी आवाम को देने के लिए कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। एक आप कह सकते हैं ना एक पॉजिटिव खबर, वो भी नहीं है। हर खबर में ये पता चल रहा है कि आज इतने मारे गए फौजी, इतने टैंक्स तबाह हुए, इतने फलाना हुए, और बदले में ये क्या कहते हैं हमने जो हजारों मार दिए, फलाना कर दिया, ये कर दिया। और आप सोचे कि एंड के ऊपर आकर जब सारी सूरत हाल खराब हो जाती है तो इसराइल का आर्मी चीफ आता है। मैं कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता हूं कि कौम असल में कोई हमसे झूठी उम्मीद ना लगाए। हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इस जंग के अंदर हमें बड़ा लंबा चलना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमें आपके साथ चलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि 1 साल 1.5 साल तो ये जंग रहेगी। और साथ ही फिर हमास का बयान आया, उन्होंने सोचा कि शायद इजराइल ने कहा है कि जंग लंबी चलेगी तो ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साथ ही बयान दे दिया है, ईरान को कहकर बात कहकर सुनाया उनको है, और कहा है कि हमारे पास अभी लंबा असला है, प्रोडक्शन चल रही है, अंदर सप्लाई बन रहे हैं, माल बन रहा है, हथियार बन रहे हैं, ड्रोन ये वो सारा कुछ हमारे पास है, आप बेफिक्र हैं, हम इनके साथ 1 साल 1.5 साल 2 साल क्या अगले 3 साल भी जंग करने को तैयार है। अब आप ये देखिए कि दुनिया लंबी जंगों की तरफ जा रही है, और शायद हम उस जानिब चले गए हैं कि दुनिया में अब सुकून नाम की कोई चीज नहीं होगी। एक महाज बंद नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। सारे फसाद की जड़ सारा कुछ निकाल कर देखेंगे तो दुनिया में 2 ही मुल्क आपको नजर आएंगे जो पूरे तमाशे और खेल के पीछे होते हैं, अमेरिका और इजराइल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।